हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज फिर से हम अपने क्लास 10 साइंस का जो है पार्ट 7 नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित लास्ट टॉपिक करते हैं, पादपों समन्वय। ठीक है, तो आइए देखते हैं पादपों समन्वय किस प्रकार से होता है। जब हम पादपों समन्वय की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम यह दोहराते हैं कि हमने अभी तक पीछे क्या देखा है। पीछे हमने देखा है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, और हमने देखा है कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए दो तरीके हैं। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा है, अंतःस्रावी तंत्र या फिर रासायनिक संचरण। तो जो पहली और मोटी याद रखने की बात है वो तो ये है कि पादपों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो किस प्रकार से होता है। भाई दूसरा तंत्र बचा हुआ हमारे पास, अंतःस्रावी तंत्र या फिर रासायनिक संचरण। अब जब रासायनिक संचरण की बात आती है तो इसमें रसायन हमें पता है क्या है, कोई भी अणु या यौगिक, और संचरण यानी चलना या गति करना। तो जो पादपों में हम समन्वय की बात करते हैं तो पादपों में समन्वय का अर्थ है रासायनिक संचरण होना। संचरण यानी गति होना या चलना। जैसे कि देखिए, पादपों में अगर हम समन्वय की शुरुआत ही करते हैं तो क्यों ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता ही क्या है पादपों में समन्वय की। देखिए, जब एक पौधा जो है पैदा नहीं होता, यानी बिल्कुल पहले क्या होता है, बीज होता है। बीज होने के बाद फिर उससे क्या बनता है, छोटा सा पौधा बनता है, और फिर उससे बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है ना। अब इस पूरे समय के दौरान जब एक पौधे बीज से पहले छोटा पौधा बना, चौधे पौधे से फिर बहुत बड़ा वृक्ष बना, इस दौरान बहुत सारी जो है ना क्रियाएं होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होना है ना, और पौधे में फूल, पत्तियों, जड़ों का विकास होना, और इसके साथ साथ उसकी लंबाई में वृद्धि होना। यानी पौधे में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है ना। तो अब इतनी सारी क्रियाएं हो रही है तो उन क्रियाओं को सही रूप में चलाने के लिए आवश्यक है पौधे के सभी भागों में क्या हो, सामंजस्य हो। और सामंजस्य को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय। यानी पादपों में समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पादपों में वृद्धि एवं विकास के दौरान बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं, और उन परिवर्तनों के फलस्वरूप बहुत सारी क्रियाएं भी होती रहती हैं। उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि पादपों में समन्वय हो। ठीक है, अब पादपों में समन्वय की बात हो गई तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि पादपों में समन्वय होता कैसे है। देखो, हमने अभी अभी बात की ना कि फूल पत्तियाँ आती है, जड़ बढ़ती है, तना बढ़ता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या होता है, जल के अणु जो हैं वो जड़ से और पत्तियों तक पहुंचते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो हमारा पत्तियों में ही होता है ना। यानी कि क्या हुआ कि भाई बहुत सारी जो है ना गतियाँ हो रही हैं। भाई जल के अणु भी चल रहे हैं, देखो जड़ भी लंबाई में बढ़ रही है यानी कुछ गति हो रही है, पौधा भी लंबाई में बढ़ रहा है यानी कि कुछ गति हो रही है। यानी कि पौधे में समन्वय गति के माध्यम से होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पौधे में समन्वय रासायनिक संचरण के माध्यम से होता है। अब ये जो पौधे में रासायनिक संचरण है इसे गति के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है वृद्धि आश्रित और दूसरा क्या है, वृद्धि मुक्त संचरण। पहले हम समझते हैं कि वृद्धि आश्रित संचरण क्या होता है परिभाषा के तौर पे। देखिए, हमने अभी हम बात यही कर रहे हैं बार बार कि वृद्धि और विकास हो रहा है, तो बहुत सारे पौधे के भाग बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अंदर जो अणु है जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो भी अपना स्थान बदलते जा रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जब पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसके दौरान उसके तने का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, उसकी जड़ों की लंबाई भी बढ़ रहा है, पौधे की खुद की जो है ना लंबाई भी बढ़ रही है, और साथ में उसमें बहुत सारे भागों का भी विकास हो रहा है। यानी बहुत सारे भागों का जो है ना बहुत सारे भागों का यानी कि संख्या बढ़ती जा रही है, और कोई भी चीज़ बढ़ रही है यानी वृद्धि हो रही है। यानी वह उस प्रकार का रासायनिक संचरण जिसमें पौधे में एक तो गति हो और गति के साथ साथ वृद्धि भी हो, उसे तो हम क्या कहते हैं, वृद्धि आश्रित। जैसे कि पौधे के विभिन्न भागों का बढ़ना और पौधे की लंबाई का बढ़ना। ठीक है, अब आता है दूसरा प्रकार की वृद्धि मुक्त संचरण। क्या होता है, देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कि छुई मुई के पौधे का नाम सुना है आपने। छुई मुई के पौधे में क्या होता है कि जब भी आप उसको छूते हैं ना, उसकी सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अब उसकी पत्तियां सिकुड़ गई, इसका मतलब कुछ गति हुई, लेकिन उस गति के दौरान कोई वृद्धि तो हुई नहीं ना। तो यानी पौधे में समन्वय का वह प्रकार जिसमें गति तो होती है परंतु वृद्धि नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि मुक्त रासायनिक संचरण। अब एक चीज़ और है कि देखो, हमने बाहर से किसी उस पौधे को छुआ है, तो बाहर से जब कोई परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्दीपन। इसीलिए इस वृद्धि मुक्त संचरण को हम बाहरी उद्दीपन के कारण हुआ संचरण भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो वृद्धि मुक्त संचरण है या जो छुई मुई के पौधे में ये हो रहा है, ये होता कैसे। आइए आगे समझते हैं इसे।
देखिए भाई, जब हम छुई मुई के पौधे को इस तरह से छूते हैं तो क्या होता है कि पौधे के अंदर कुछ रासायनिक प्रेरण यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, और यह रासायनिक परिवर्तन कोशिकाओं में ये संकेत दे देता है कि भाई हमने ना पत्तियों को छू दिया, और इस वजह से इसकी सारी पत्तियां जो है ना अपना जो जल है वो नीचे भेज देती है, यानी पत्तियों का सारा जल जो है ना वो सोख लिया जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि हमें पता है पत्तियों में जल खत्म हो गया तो क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएंगी, यानी कि वृद्धि मुक्त संचरण में या वैद्युत रासायनिक प्रेरण के द्वारा गति अनुभव की जाती है। और छुई मुई के पौधे में वो रसायन क्या है, पादप में जल सांद्रता, यानी जैसे जैसे छुई मुई के पौधे को हम छूते हैं वैसे वैसे उसकी जल की सांद्रता बदल जाती है उसकी पत्तियों में, और जिस कारण से उसके अंदर सिकुड़ने का प्रभाव आ जाता है। ठीक है, हमारे पास अब हमने वृद्धि मुक्त संचरण को या उद्दीपन आधारित संचरण को समझ लिया है। अब अगला आता है हमारे पास वृद्धि आश्रित संचरण। अब वृद्धि आश्रित संचरण हम ये तो समझ चुके हैं कि वृद्धि आश्रित संचरण में क्या होता है कि इसमें वृद्धि भी होती है और गति भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब इसमें एक शब्द आता है बीच में पहले, अनुवर्तन। ये अनुवर्तन क्या होता है, जब किसी पर्यावरण ये प्रभाव के कारण वृद्धि और गति दोनों होती है ना, उसे हम कहते हैं अनुवर्तन। यानी जब कोई बाहर से परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से पौधे के अंदर वृद्धि भी होती है और गति भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवर्तन। इस वृद्धि आश्रित परिवर्तन को या वृद्धि आश्रित संचरण को अनुवर्तन के आधार पर अनेक रूपों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है हम अभी देखते हैं भाई। सबसे पहले तो क्या है, प्रकाशानुवर्तन। जैसे आपने सूरजमुखी के पौधे के बारे में सुना है। सूरजमुखी के पौधा जब छोटा होता है तो क्या होता है कि जब सुबह होती है यानी जब सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो उसके पौधे फूल का जो मुख है ना वो पूर्व दिशा में होता है। जैसे जैसे शाम होती है उसके फूल का मुख जो है ना वो या उसका फूल जो है ना वो पश्चिम की तरफ मुड़ता जाता है, और साथ में प्रतिदिन पौधे में वृद्धि भी होती है। यानी कि क्या हुआ, प्रकाश के कारण या प्रकाश की वजह से पौधे में, सूरजमुखी के पौधे में गति भी हुई और वृद्धि भी हुई। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। यानी जब प्रकाश के कारण किसी पादप में गति तथा वृद्धि हो, दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन। दूसरा है हमारे पास गुरुत्वानुवर्तन। यानी जब किसी पौधे में गुरुत्वीय प्रभाव के कारण वृद्धि भी हो और साथ में गति भी हो। जैसे लगभग जितनी भी जड़ें होती हैं, कुछ हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, वो क्या होती है, धरती के नीचे की तरफ बढ़ती जाती हो, वो क्या हो गया, गुरुत्वानुवर्तन। यानी जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गुरुत्व बल बढ़ रहा है उसी तरफ उनकी लंबाई बढ़ रही है। अगला है हमारे पास रसायनुवर्तन। जब किसी रसायन की वजह से पौधे के अंदर वृद्धि और गति दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, रसायनुवर्तन। जैसे कि जो बीज का विकास होता है ना उस दौरान ऐसा होता है। इस टॉपिक को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में। उसके बाद है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन यानी जब जल की वजह से वृद्धि और गति दोनों हो। जैसे क्या होता है कि पौधे की जो जड़ होती है ना वो जिस तरफ जल होता है उस तरफ चली जाती है, क्योंकि पौधे को तो जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसे ही हम क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। यानी पौधे की जड़ का विकास उस तरफ हो जाता है और उसकी गति उस तरफ हो जाती है जिस तरफ जल होता है। उसके बाद आता है प्रतानुवर्तन। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतान। पहले तो समझते हैं ये प्रतान क्या होता है भाई। जब पौधे से जो जुड़ा हुआ भाग हो उसकी बजाय जो पौधे के जो दूर भाग हो वो ज़्यादा बढ़ जाए ना, उसे हम कहते हैं प्रतान। जैसे कि आपने घिया की बेल देखी होगी सभी ने। घिया में क्या होता है कि जो पत्ता होता है ना उसके साथ साथ एक हल्का सा ऐसे पतली सी लाइन सी विकास होने लगती है, और जो पत्ते से जुड़ा हुआ भाग होता है उसका विकास कम होता है और इसका विकास ज़्यादा होता है, और आखिर में ये जाके किसी सहारे के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। तो ये जो हिस्सा है जो पत्ते से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पत्ते से जुड़े हुए भाग का विकास कम होता है और ऊपर वाले भाग का विकास अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतान। और प्रतानुवर्तन का क्या अर्थ है, जब किसी पौधे में किसी प्रतान की सहायता से, किसी प्रतान की मदद से उसमें वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है और साथ में गति भी होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि जो घिया की बेल होती है या घिया का पौधा होता है उसमें क्या होता है, प्रतान या जो उसके साथ में हिस्सा होता है उसकी सहायता से वो किसी चीज़ के ऊपर चढ़ जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतानुवर्तन। यानी हमने अभी क्या सीखा कि वृद्धि आश्रित जो हमारा संचरण है वह 5 प्रकार का है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन और प्रतानुवर्तन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो वृद्धि आश्रित परिवर्तन हो रहा है इसमें कौन कौन से हार्मोन मदद करते हैं। पहले तो हम यही समझते हैं कि भाई पादप हार्मोन होते क्या हैं।
हार्मोन का अर्थ क्या है? वे रसायन जो किसी जीव की वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। तो पादप हार्मोन क्या हो गए? वे रसायन जो पौधे के वृद्धि, विकास और अन्य क्रिया में मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। अब पादप हार्मोन बहुत से प्रकार के होते हैं। हमारे सिलेबस में मेनली हमने 4 प्रकार के डिस्कस करने हैं। पहला हमारे पास है ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का एक जो हार्मोन होता है, जैसे उसका काम क्या है? पौधे के अग्रभाग की वृद्धि करना, यानी इसे हम कहते हैं प्ररोह की वृद्धि करना। प्ररोह यानी पौधे की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो टिप होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्ररोह। ये पौधे की तने में वृद्धि करता है और साथ में प्रकाशानुवर्तन में भी मदद करता है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऑक्सिन से आ है और अग्रभाग से अ है, यानी ये दोनों ऐसे शुरू होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? पौधे के ऊपर वाले भाग या अग्रभाग को बढ़ने में मदद करते हैं। दूसरा हमारे पास हार्मोन आता है जिबरलिन। जिबरलिन भी जो है ना ऑक्सिन की मदद करता है पौधे के अग्रभाग में वृद्धि करने में, और साथ में ये जो तने की चौड़ाई होती है ना, उसको भी वृद्धि करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा हार्मोन आता है साइटोकाइनिन। काइनिन का शब्द का क्या अर्थ है? डिवीजन या विभाजन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? पौधे की कोशिकाओं में विभाजन में सहायता करता है। जैसे जब फूल और फलों का निर्माण होता है ना पौधे में, तो उसमें बहुत सारे कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। उस दौरान कौन सा हार्मोन मदद करता है? साइटोकाइनिन। और हमारे पास अंतिम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है उसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधे की उस समय मदद करता है जब पौधे में किसी चीज़ की कमी हो, जैसे कि मान लीजिए पौधे में जो है ना जल की कमी हो जाती है, तो ये क्या करेगा कि पौधे में ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कम कर देगा, जिसकी वजह से पौधा जो है वो अपने अंदर की जो क्रियाएं हैं वही पूरी कर सके और बाहर किसी और को ग्लूकोज देने के लिए इतना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं करे। यानी जो पत्तियों का गिरना है ना, वो कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। देखो भाई, पत्तियों का गिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि नई कोशिकाओं का निर्माण तो तभी होगा ना जब पुरानी कोशिकाएं गिरेंगी। तो एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है कि भाई पतझड़ के मौसम में पत्तियों को गिराना और तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करना। ठीक है, थैंक यू।